हेलो बच्चों, आज मैं प्लस टू का बहुत ही अच्छा टॉपिक डिस्कस करूँगा सोल्यूशन चैप्टर में। पिछली बार हम लोगों ने लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और जनरल ट्रेंड की बात की थी। आज हम लोग जो है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो रहा हो या डिग्री ऑफ एसोसिएशन हो रहा हो, उन केसेस के लिए हम जो इनकरेक्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को करेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ वांट हाफ फैक्टर। तो वो कैसे करते हैं, कैसे उसको अप्लाई करते हैं, इस बात को आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आप सभी लोगों ने पूरा सोल्यूशन चैप्टर पढ़ लिया है। ठीक है, अब उसको हम लोग को जो है वांट ऑफ फैक्टर के रिस्पेक्ट में हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, वांट ऑफ फैक्टर डिनोटेड बाय स्मॉल आई। अच्छा बच्चों, जैसे मैंने कहा कि इनकरेक्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सभी को मालूम है ना, क्या दोज प्रॉपर्टीज which depends on molality of the solution, those properties which depends on molality of the solution known as colligative property। जिसमें आप लोगों ने पढ़ा हुआ है lowering of vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point, osmotic pressure, ये सारा कुछ आप लोगों ने पढ़ा हुआ। ठीक है, अच्छा अब इस बात को समझिए, जैसे मैंने अभी आपसे बताया कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि इलेक्ट्रोलाइट के केस में जहां पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो रहा होगा या डिग्री ऑफ एसोसिएशन हो रहा होगा, तो वहां पर जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, जो आप कैलकुलेट करोगे, वो तो आप ये अज्यूम करोगे कि डिसोसिएट नहीं हो रहा है या एसोसिएट नहीं हो रहा है। ठीक है, जो वैल्यू गिवन है उसके बेसिस पर आप कैलकुलेट करोगे। ठीक है, लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगा, जैसे अब ऐसे समझे कि कोई इलेक्ट्रोलाइट है जो 10% डिसोसिएट हो गया। ठीक है, अब आपको नहीं मालूम है कि कितने परसेंट डिसोसिएट हुआ या क्या हुआ, तो आप जो वैल्यू लगा रहे हैं मोलारिटी आपको मालूम है ना, ये सभी को वेट ओवर मॉलिक्यूलर वेट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, अगर ग्राम्स में है तो होल मल्टीप्लाइड बाय 1000, ये आपको मालूम। ठीक है, तो अंडरस्टूड है कि आप जो उसका एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास है वो अप्लाई करोगे। ठीक है, तो जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो अलग आएगी, गलत आएगी। ठीक है, और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमेशा करेक्ट आएगी क्योंकि वहां पर डिसोसिएशन हुआ है। तो हमें इसी इनकरेक्ट वैल्यू को जो है हमें सही करना है, यानी एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू आवे वही हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू आवे। तो हम उसको कैसे करेंगे, इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट हमें अप्लाई करना है। क्लियर? अब जरा समझिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर कहीं डिसोसिएशन होगा, ध्यान से सोचिएगा आप लोग कि कहीं भी अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस बढ़ेंगे या कम होंगे? बढ़ेंगे ना। जैसे कोई AB है और वो डिसोसिएट हो गया A पॉजिटिव प्लस B नेगेटिव में, तो पहले ये 1 मोल था, अभी 1 मोल ऑफ कैटायन एंड 1 मोल ऑफ एनायन हुआ। क्लियर है? यानी मोलर कंसंट्रेशन, और आप लोग देखो वेट ओवर मॉलिक्यूलर वेट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि मोल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये भी लिख सकते हैं ना, मोल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो जब ये डिसोसिएट होगा बच्चे तो मोल्स बढ़ेंगे, तो मोल्स बढ़ेंगे तो मोलारिटी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो मोलैरिटी बढ़ जाएगी
तो जो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है यानी एक्सपेरिमेंटल जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो ज्यादा आएगी कि नहीं? क्लियर है? और कैलकुलेटेड में आपने डिसोसिएशन को अज्यूम चूंकि नहीं किया हुआ है, उसका जो एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास है वो रखा हुआ है, तो मोलैरिटी की वैल्यू कम आएगी। क्लियर हो गया? अब इसका मतलब ये हुआ कि हमें कैलकुलेटेड वैल्यू कम आ रही है डिसोसिएशन के केस में और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ज्यादा आ रही है, तो हमें इसको करेक्ट करना है। इनकरेक्ट को अगर करेक्ट करना है तो क्या करें? एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो आपने कैलकुलेट किया है उसका रेशियो ले लें और उसको मल्टीप्लाई कर दें, तो उसी रेशियो में जो वैल्यू कम हो रही थी वही इंक्रीज हो जाएगी कि नहीं बताइए? सोचिए जरा सा। जैसे मान लो कोई 10% टूट गया, 1 मोल था वो 10% टूट गया, तो टूटने के बाद क्या हुआ? 1.1 हो गया। क्लियर है? और पहले कितना था? कैलकुलेटेड कितना था? 1 था। तो क्या करेंगे हम? 1.1 डिवाइडेड बाय 1, 1.1 डिवाइडेड बाय 1 आ गया, तो वही 1.1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो इनकरेक्ट वैल्यू थी वही करेक्ट हो जाएगी। समझ में आई बात? इसका मतलब क्या हुआ कि हमें करना क्या है? हमें करना है क्वांटम फैक्टर जो होगा वो क्या होगा? रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगा क्या? तो यानी हम लिख सकते हैं ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है ना? क्योंकि डिसोसिएशन में एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ज्यादा आएगी, कैलकुलेटेड वैल्यू कम आएगी, तो इसका जो रेशियो आएगा वो 1 से ज्यादा आएगा। ठीक है? और उसी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, चाहे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो, चाहे ऑस्मोटिक प्रेशर हो, चाहे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो, तो उसी को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इनकरेक्ट वैल्यू अपने आप करेक्ट हो जाएगी। उसी तरीके से जरा सोचिएगा, अगर एसोसिएशन होगा तो एसोसिएशन होगा तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? जैसे एक मोल जुड़ करके 2 मोल, 1 मोल 1 मोल 2 मोल हो गए, जुड़ करके 1 मोल बना दिए, एसोसिएट हो गए। तो नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाएंगे या ज्यादा हो जाएंगे? कम हो जाएंगे ना, तो मोलैरिटी कम आ जाएगी एक्सपेरिमेंटल, और कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा आएगी क्योंकि हमने जिस मॉलिक्यूलर मास रखा है। ठीक है? तो उसका रेशियो निकालेंगे तो 1 से वैल्यू कम आएगी, उसी को मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी फार्मूले में जो आपने पढ़ लिया है। ठीक है? तो इनकरेक्ट वैल्यू करेक्ट हो जाएगी, उसी रेशियो में वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी सिंपल सी बात ये हो गई कि हमें कैलकुलेटेड वैल्यू इलेक्ट्रोलाइट के केस में हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी गलत आएगा क्योंकि वहां डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो रहा है, तो उसको हमें करेक्ट करने के लिए ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कर देना है। क्या ये बातें समझ में क्लियर है? अच्छा, अब ये सोचना है कि हम प्रॉपर्टी को तो डिवाइड नहीं कर सकते, कोई वैल्यू होनी चाहिए, है ना? हम प्रॉपर्टी को डिवाइड नहीं कर सकते ना, हम ये कहते हैं कि उसका हंसना डिवाइडेड बाय उसका रोना, कोई वैल्यू है नहीं ना, प्रॉपर्टी को डिवाइड नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं? किसी वैल्यू को डिवाइड, चाहे मोल्स की वैल्यू आ जाए, चाहे वेट की वैल्यू आ जाए, कोई वैल्यू हो जो चेंज हो रहा हो एसोसिएशन या डिसोसिएशन से, उसको हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं और उसका रेशियो निकाल सकते हैं। तो जरा सोचिएगा, मान लेते हैं कोई 10 ग्राम आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया है 200 ग्राम वाटर में, एग्जांपल लेते हैं कि 10 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट लिया है 200 ग्राम वाटर में, ठीक है, और वो डिसोसिएट हो रहा है। तो जरा सोचिएगा कि जो 10 ग्राम आपने लिया है वो डिसोसिएट होगा तो 10 ग्राम होगा तो 20 ग्राम हो जाएगा, ऐसा नहीं ना। 10 ग्राम जो लिया है वो तो वही लिया है ना, वो तो वही रहेगा, और जो वेट ऑफ सॉल्वेंट है वो वही रहेगा। चेंज क्या होगा? मोलैरिटी में डिसोसिएट होगा
तो मॉलिक्यूलर मास कम हो जाएगा बच्चों, और एसोसिएट होगा तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा। जैसे किसी का मॉलिक्यूलर मास 60 है, वो डाइमराइज हो गया, डाई मतलब दो यूनिट आपस में जुड़ गए, मॉलिक्यूलर मास 120 हो जाएगा। डिसोसिएट हो गया तो मॉलिक्यूलर मास कम हो जाएगा। तो चेंज क्या हो रहा है, एसोसिएशन या डिसोसिएशन में? एसोसिएशन में मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है और डिसोसिएशन में मॉलिक्यूलर मास कम हो रहा है। और मॉलिक्यूलर मास देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की इन्वर्सली प्रोपोर्शन, मोलरिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, मॉलिक्यूलर की ये कांस्टेंट वैल्यू है पर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। यहां लिख लें हम मॉलिक्यूलर मास, ये मोलरिटी स्मॉल है, ठीक है। तो चेंज मॉलिक्यूलर मास हो रहा है ना, तो हमें वैल्यू अगर कोई पुट करनी है तो मॉलिक्यूलर मास कर सकते हैं। तो चूंकि अभी तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी होता है, ये हमने लिखा, और मोलरिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, मॉलिक्यूलर मास है। यानी यूं कह सकते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के इनवर्सली क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, जाएगा कि नहीं बच्चों? ठीक है। तो अगर आपको मॉलिक्यूलर मास चेंज हो रहा है तो ऑब्जर्व्ड अगर ऊपर है तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व वाला NO से कह देते हैं, नीचे हो जाएगा, और कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नीचे है तो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेटेड क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। एक आपके सामने सिंपल सा फार्मूला आ गया कि वांट ऑफ फैक्टर क्या हुआ, इट इज रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लियर हो गई बात? जल्दी से मैं रिपीट कर देता हूं कि अगर डिसोसिएशन होगा तो ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगा, तो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा आएगी, कैलकुलेटेड की वैल्यू कम आएगी, तो इसका जो रेशियो लेंगे वो 1 से ज्यादा आएगी। वही हम किसी भी फार्मूले में, चाहे वो ऑस्मोटिक प्रेशर हो, चाहे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, चाहे डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट हो, चाहे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो, हम अप्लाई कर देंगे तो इनकरेक्ट वैल्यू उठाएंगे। सिमिलरली एसोसिएशन में मोल्स कम हो जाएंगे तो मोलरिटी कम हो जाएगी, तो ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो जाएगी, आपने जो कैलकुलेट किया हुआ है वो ज्यादा हो जाएगी, तो रेशियो इसका 1 से कम हो जाएगी। यही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इनकरेक्ट वैल्यू थी, ज्यादा आ रही थी, वो कम हो जाएगी, अपने आप करेक्ट। क्लियर होगी बात ना? अब इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि अगर इसमें आपको ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास न दिया, कैलकुलेटेड तो खैर मालूम है, जो फार्मूला मालूम है तो कैलकुलेटेड मालूम है, आप निकालेंगे, ठीक है। लेकिन ऑब्जर्व्ड न दिया और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हो, 10% टूटा, 20% टूटा, 30% टूटा, इस तरीके से, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको जरा देखिए कि हम लोग कैसे करेंगे, और एक जनरल फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए अब बच्चों जरा देखो, जैसे एग्जामिनर ने दिया आपको AB टाइप हुई है इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, AB टाइप इलेक्ट्रोलाइट है, तो जब ये टूटेगा तो A पॉजिटिव प्लस B नेगेटिव में टूटेगा बच्चों, ठीक है। बाकी बात AB टाइप मतलब जैसे कोई भी CH3 C+1OH ले लेंगे, CH3 CO नेगेटिव H पॉजिटिव, NH4OH ले लेंगे, है ना, NH4OH ले लेंगे, या NaCl लेंगे, LiC, कोई भी मतलब AB टाइप लिखते हो, कुछ भी फॉर्मिक एसिड ले लेंगे, HCl2OH, कोई भी AB टाइप, HCOO नेगेटिव और H पॉजिटिव, ठीक है, ऐसा। तो मान लेते हैं, अब चूंकि ये हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। तो अंडरस्टूड है कि अगर ये इसको हम 1 मान लेंगे, क्योंकि ये बच्चों तो जब डिसोसिएट होगा तो किसमें डिसोसिएट होगा? किसमें डिसोसिएट होगा? सॉल्वेंट में, इसलिए एक्वस, और ये सॉलिड है, तो एक्वस के रिस्पेक्ट में सॉलिड को हम यूनिटी मान भी सकते हैं, मान लेते हैं ये 1 यूनिटी। अब इसमें से अल्फा टूटा, अल्फा क्या है? फ्रैक्शन ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, परसेंटेज में 100 लोगे
या परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। फ्रैक्शन का वन लेंगे 1 के रिस्पेक्ट में, डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, अल्फा और अल्फा बनेगा ना, ये 1 माइनस से अल्फा निकला, ये अल्फा ये अल्फा, जितना घटाना होगा उतना आएगा। ठीक है, अब अंडरस्टूड है कि टोटल जो होगा वो कितना हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, टोटल जोड़ दीजिए, ये इतना टोटल के बचा हुआ है, ये इतना बना हुआ है, तो टोटल कितना हो जाएगा 1 प्लस अल्फा। अब अल्फा जैसे कहा गया 10% टूटा, तो 10% परसेंटेज में तो अल्फा कितना होगा 0.1, आउट ऑफ 1 कितना हो जाएगा 0.1। 50% टूटा, परसेंटेज में 50, तो आउट ऑफ 1 कितना हो जाएगा 0.5, अल्फा 0.5। क्लियर है। तो अब बच्चों जैसे कोई 10% टूटा, तो एंड जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कि 10% टूटा तो कितना हो जाएगा 1.1 हो जाएगा नंबर ऑफ लूप्स, और आपने कैपिटल 1 लिया है तो रेशियो कितना आ जाएगा 1.1 डिवाइडेड बाय 1, 1.1 है, उसी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर भी तो वही आ रहा है, 10% टूटा यानी कितना 0.1, पहले 1 था ही, टोटल कितना हो जाएगा 1.1 हो जाएगा कि नहीं, तो उसी के बराबर आ गया ना, किसके बराबर, ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय कैपिटल। इसी वजह से इसको हम कह सकते हैं 1 प्लस अल्फा इक्वल टू i, और ये है एक और m कैलकुलेटेड हुआ m ऑब्जर्व रिलेशन। तो डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है तो हम ऑब्जर्व निकाल सकते हैं, ठीक है, ऑब्जर्व दिया गया तो डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं, या इनकरेक्ट वैल्यू है, करेक्ट करना हो तो i की वैल्यू निकालेंगे, ये दिया गया तो भी i की वैल्यू निकल जाएगी, और डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया तो भी i की वैल्यू निकल जाएगी, और वो मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू इनकरेक्ट वाला। सिमिलरली AB2 टाइप के जैसे एग्जांपल ले लेते हैं CaOH whole twice, ये हो जाएगा X ऑक्सिलरी एसिड, AB2 टाइप, कोई भी PbCl2, कोई भी AB2 टाइप है ना, ठीक है। तो ये कैसे लिखेगा बच्चों, A2 पॉजिटिव प्लस 2B नेगेटिव। अब यहाँ पर फिर भाई सॉलिड है और ये एक्वस सॉल्यूशन है, ये भी एक्वस, तो 1 में से अल्फा जाएगा, ये अल्फा ये 2 अल्फा बनेगा, दोनों है ना, तो टोटल कितना हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस 2 अल्फा, कैसे हो जाएगा 1 प्लस 2 अल्फा, फिर भाई यानी 1 प्लस 2 अल्फा is equal to I is equal to वैसे m कैलकुलेटेड ओवर m ऑब्जर्व आ जाएगा। अब किसी में 10% टूटा तो अल्फा की वैल्यू 0.1, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 प्लस 2 into 0.1, ठीक है, 10% 0.1, ठीक है, यानी 1.2 हो जाएगा। क्लियर, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। उसी तरीके से आगे हमें पढ़ना AB3 टाइप, जैसे AlCl3 है, एक ट्रिक बनाइए दिमाग में, AB टाइप 1 प्लस अल्फा, AB2 टाइप जहां 3 आयन आ रहा है 1 प्लस 2 अल्फा, AB3 यानी 3 आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, कितना होगा 1 माइनस अल्फा अल्फा 3 अल्फा, टोटल कितना आएगा 1 प्लस 3 अल्फा। क्लियर है, यानी AB3 टाइप के लिए जैसे FeCl3, AlCl3, क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 अल्फा इक्वल टू I इक्वल टू m कैलकुलेटेड ओवर m। तो इस तरीके से आप आराम से डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दी जाए ये फार्मूला, और ऑब्जर्व वाले के मास दिया जाए तो ये फार्मूला अप्लाई करके क्वांटम फैक्टर निकाल सकते हैं। क्लियर हो गई बात। तो ये सारी बातें क्या कि जब डिसोसिएशन ना, अब अगर एसोसिएशन हो रहा है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन देखिए, अब डिग्री ऑफ एसोसिएशन जैसे देखिए बच्चों, मान लेते हैं Na जुड़ करके An बना रहा है, अब प्रश्न ये है क्या, जैसे मान लेते हैं डाइमराइज हो रहा है तो N की वजह 2 मोल A जुड़ करके क्या बनाएगा An, अरे A2 बनाएगा, और वो क्या हो जाएगा 1 मोल हो जाएगा,
मान लो ट्राइमर है, ट्राई मतलब तीन, तीन मॉलिक्यूल एक साथ ग्रुप में है, n की वैल्यू 3 होगी, तो 3A3A जुड़ करके A3 बना देगा 1 मोल, 3 मोल 1 मोल। अगर 1 मोल लिया है तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आया? 3 मोल लिया है तो 1 मोल हो जाएगा, ट्राइमराइज, टेट्रामराइज 1/4 हो जाएगा, समझ में आई बात? तो अगर मान लेते हैं इसमें 1 माइनस अल्फा है, ये कितना बनेगा? अल्फा बाई n ना, where n डाइमराइज है, फॉर डाइमराइज 2 हो जाएगा, ट्राइमराइज के लिए 3 हो जाएगा, टेट्रा के लिए कितना जाएगा? जैसे मान ले 1 मोल लिया आपने, ठीक है, और ये डाइमराइज हो रहा है, कितना बनेगा? आधा मोल ना, यानी 1 का आधा, यानी यहाँ 2n की जगह 2 हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। 1 मोल लिया और ट्राइमराइज हो रहा है, कितना मोल बनेगा? 1 का डिवाइड बाय 3, 1/3 हो जाएगा, टेट्रामराइज हो रहा है तो 1/4 हो जाएगा मोल, जुड़ करके। क्लियर है? कोई चीज है यहाँ पर, एंड टोटल कितना हो जाएगा? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n, और वही इसका i हो जाएगा, इसका टू n कैलकुलेटेड ओवर n, ठीक। तो अगर आपको दिया गया है कि भाई डाइमराइज हो रहा है 10%, तो 1 माइनस 0.1 या जाएगा 0.1/2, ठीक है, यानी कितना आ जाएगा? 1 में से 0.1 गया और ये कितना हुआ? 0.01 ये ऐड हुआ, यानी कितना हो जाएगा कि 1 में से 0.1 निकला और 0.05 ऐड हुआ, कितना आ जाएगा? माइनस करेंगे, यानी 1 में से माइनस हो जाएगा 0.05, ये माइनस हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? जैसे करके देखते हैं, मान लीजिए 10% यानी 0.1, और वो डाइमराइज हो रहा है तो प्लस 0.1/2 कर लो, यानी कितना हो जाएगा? ये यहाँ 0.05 आ जाएगा, यानी आ जाएगा i = 1 माइनस 0.05 आ जाएगा। ऐसे अब इसको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी फार्मूले में, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, टेंपरेचर, फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर या किसी लोअरिंग ऑफ प्रेशर में ये वैल्यू इनकरेक्ट वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल करते हैं, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। एक दो एग्जांपल करके दिखाते हैं, ठीक है। जैसे देखिए अब इसमें जैसे दे रहा है, एग्जांपल लेते हैं कि 10 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, 10 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड dissolved in 200 ml of H2O, 200 ml of H2O. If acetic acid dissociate by 10%, then calculate delta TB, elevation in boiling point for acetic acid solution, ठीक है। अब kb की वैल्यू मालूम है तो उसके लिए 0.5 होता है, इस मालूम, ठीक। अच्छा अब देखिए, तो फार्मूला आपको मालूम है, फार्मूला डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इनटू मोलारिटी। अब यहाँ पर क्या कर देना? इनटू आई कर देना है। जहां भी इलेक्ट्रोलाइट है, जहां डिसोसिएशन या एसोसिएशन है, वहां पर मल्टीप्लाई बाय 1 कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए डेल्टा टीबी आपको निकालना है, एलिवेशन पर केबी 0.52 दिया गया, गिवन वेट 10 ही रखना है, मॉलिक्यूलर मास आपको वही रखना है, कितना? 60। एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? CH3COOH, ये 60 मॉलिक्यूलर मास है। इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट 200, क्योंकि वाटर की डेंसिटी अज्यूम करते हैं 1 है, ठीक है, तो अंडर स्टूड है कि डेंसिटी 1 है, तो ml/g
4 मल्टीप्लाइड बाय 1000 इनटू आई। अब चूंकि देखो ये एस्टिक एसिड क्या है, ए बी टाइप है, क्योंकि ये टूटता है कैसे, CH3 C डबल बॉन्ड OO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, यानी ए बी टाइप। और 10% टूटा है, यानी अल्फा की वैल्यू कितना होगा, 0.1। तो ए बी टाइप के लिए आई होता है 1 प्लस अल्फा, यानी 1 प्लस अल्फा इनटू आई। आई क्या है 1 प्लस, और अल्फा की वैल्यू 0.1 है, यानी 1 पॉइंट ये मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे अच्छी तरीके से, ये आपका आंसर क्लियर है। इतनी बात समझ में, यही आ गया एलिमिनेशन वाली, और ये करेक्ट वैल्यू है। तो कभी कभी पूछा जाता है कि रेशियो, तो अंडरस्टूड है कि ये जो है वांट ऑफ फैक्टर के बराबर दिया जाएगा, क्योंकि सारी वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, रेशियो है तो रेशियो तो वांट ऑफ फैक्टर ही आ जाएगा बच्चों, क्लियर है। और रेशियो नहीं पूछा गया, वैल्यू पूछा गया, तो आप यहां सॉल्व कर लेंगे। इतनी बात क्लियर है। एक सवाल और करते हैं, यह है तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे कॉम्प्लेक्स वाले सवाल करने की कोशिश करते हैं, कॉम्प्लेक्स वाले सवाल बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे एक मैं आपको यहाँ पर सवाल दे रहा हूँ, लिखा हुआ है अ कॉम्प्लेक्स written as MEN whole x MEN y, ये whole y डॉट x दिया, MEN y डॉट x दिया, ये लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स। अब कह रहा है इसका 0.05 मोलर, सॉल्यूशन शो 2.46 atm osmotic pressure, यानी शो 2.46 atm osmotic pressure, ये osmotic pressure at 27 डिग्री सेंटीग्रेड। Assuming 100% ionization and coordination number of metal is 6, मेटल दिया गया बच्चों, मेटल का चार्ज 3 दिया गया है, और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या दिया गया है 6 दिया गया। कॉम्प्लेक्स में भी, कॉम्प्लेक्स पूछा जाएगा क्या है, कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। अब बच्चों इस बात को समझिए आप लोग कि यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन का पॉइंट में आप लोग डिटेल पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। लेकिन फिलहाल मैं बता दूं जो ईएन क्या होता है, ईएन होता है, मैं यहाँ बता दूं इथेन 1,2-डाइअमीन, इथेन 1,2-डाइअमीन। अब ये एक साथ बच्चों 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ये एक साथ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ये डोनर ये भी डोनेट कर सकता है, और सेंट्रल एटम क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, दोनों करेगा। तो ये 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक साथ बनाता है, इसको बाइडेंटेट बोलते हैं, बाइडेंटेट, 2 दांत है कोऑर्डिनेट बनाता है, ठीक है। और मेटल पर ये M3 का मतलब क्या होता है, मेटल पर 3 पॉजिटिव चार्ज है सेंट्रल एटम, क्लियर। और आपको अच्छी तरह से मालूम है कि कॉम्प्लेक्स के अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक्वस में डिसोसिएट नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स के बाहर जो कटायन या अनायन होते हैं वो ही डिसोसिएट होते हैं आयनिक बॉन्ड से, ये आपको मालूम है, क्लियर। अब हम लोग इसको चेक करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है, फार्मूला आपको मालूम है ना, पाई इक्वल टू CST इनटू I, से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पाई की वैल्यू दिया गया 2.46, मोलारिटी दिया गया 0.05, S की वैल्यू आपको मालूम है 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल, गैस कांस्टेंट या ऑस्मोटिक प्रेशर कांस्टेंट सेम है ना, 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। और टेंपरेचर दिया गया 27 डिग्री सेंटीग्रेड, टर्मिक प्लस 273 करेंगे 300 केल्विन इनटू I। तो हमें I की वैल्यू बच्चों निकालनी है, ठीक है। तो I की वैल्यू आप इसको निकालेंगे तो आ जाएगा 2.46
डिवाइडेड बाई 0.05 इंटू 0.0821 इंटू ये इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? इतनी बात समझ। तो इसको आप जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहां पर जब आप सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके चेक करिएगा, तो इसकी वैल्यू मान लीजिए कि 2i 1.9 आई तो उसको 2 ही मानेंगे, 2.1 मानेंगे। क्लियर है? अगर 2i यानी ए बी टाइप एक का टाइम और एक का नहीं तो क्लियर 100% आने से हो रहा है, तो 1 प्लस अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू 1 यानी 2। 3 आई तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 2 अल्फा 3 है, क्योंकि अल्फा की वैल्यू 1 है, 100% आने से हो रहा है 3 आ जाएगा। ठीक है? 4 आई यानी 1 प्लस 3 अल्फा, ए बी 3 टाइप आ जाएगा। क्लियर है? तो इसको आप सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू लगभग कितने आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है? तो अगर मान लीजिए 2 आई तो यानी ये क्या हो गया ए बी टाइप हो गया। ये क्या हो गया ए बी टाइप हो गया, यानी एक कैटायन और एक आयन। अब कैसे बनाना होगा आपको कॉम्प्लेक्स देखिए। अब मेटल बीच में रखना है, इस पर +3 चार्ज है। ईएन जब बाइलेटेड लिगेंड है यानी 2 4 6 ऐसे हो सकता है, 2 4 6। ठीक है? तो अगर हम पहले यहां पर 2 रखेंगे तो ब्रोमीन को हमें 4 रखना पड़ेगा, क्योंकि 6 है ना टोटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितना है 6, 4 रखना पड़ेगा। तो 4 रखेंगे तो 4 नेगेटिव हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर 4 Br नेगेटिव रखेंगे, यहाँ 4 नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन यहाँ 3 है तो मैक्सिमम हम 3 ही रख सकते हैं। तो यानी Br तो 3 ही हो सकता है, Br 3 हो सकता है। क्लियर है? क्योंकि ये जो न्यूट्रल है, इथेन 1 2 डायमीन क्या है न्यूट्रल है। तो अभी एक सोचिए रास्ता क्या हो सकता है, ये 3 रखना है और ए बी टाइप आयन बने, पहले एक कैटायन और एक आयन बने। तो यही हो सकता है ना, जिसको हमने होल ट्वाइस कर लिया। ये बाइलेटेड है तो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां पर हो गया। अब 2 ब्रोमीन अंदर कर दो और 1 ब्रोमीन बाहर। देखो अब ये 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, 2 है तो कितना 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड और 2 ब्रोमीन बनाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो डोनेट कर सकता है। ठीक है? अब टोटल 3 4 पॉजिटिव चार्ज है, तो 2 ब्रोमीन अंदर कर दो, 1 ब्रोमीन बाहर। तो ओवरऑल देखो 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव न्यूट्रल हो जाएगा, 1 पॉजिटिव यहां पर 1 नेगेटिव। तो कॉम्प्लेक्स तो एक्वस में नहीं टूटता बच्चे ना, ये कैटायन अलग हो जाएगा, ये आयन अलग होगा। ये जब भी टूटेगा यानी ये कॉम्प्लेक्स जब भी टूटेगा कैसे टूटेगा, M En होल ट्वाइस Br2 पॉजिटिव प्लस Br इस तरीके से। क्लियर है बच्चों? इस तरीके से हम इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है? अगर आपको कोई दिक्कत है और कोई डाउट है आप मैसेज लिख सकते हैं, या आपको नंबर दिया गया है। ठीक है? उसमें फिर हम और बहुत सारे क्वेश्चंस को और एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। क्लियर है? थैंक यू टू ऑल।